चलो बेटा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं स्टडी करना। एग्ज़ाम तो नज़दीक हैं ही। चैप्टर नंबर 6 का भी लेंथी चैप्टर है। कुछ क्लास है, कुछ पर्सन आप लोगों को बताए थे, आज और कुछ पर्सन आप लोगों को बताते हैं, याद करवाते हैं। कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठना भाई, कॉपी पेन लेकर के बैठना और उसको लिखना ज़रूर, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कर देना, ठीक है, तुरंत आपको आंसर मिलेगा उसका, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि कौन से पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं। मतलब यहां पूछ रहा है दिन में तो सभी CO2 लेते हैं, लेकिन ऐसे कौन से पौधे हैं जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, सर जी रात्रि में कौन से पौधे CO2 लेते हैं। तो जो मरु करते हैं, मरुस्थलीय पौधे जो मरु करते हैं वो रात्रि में CO2 लेते हैं। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं ना वो रात्रि में CO2 लेते हैं। बच्चा बात समझ में आ गई। कौन से पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं, जो पौधे मरु करते हैं, मरुस्थलीय पौधे, ठीक है। मरुस्थल में रहने वाले पौधे, जो मरुस्थल में उगते हैं वो पौधे, ठीक है, वो क्या करते हैं, रात्रि में CO2 लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मरुस्थलीय पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। आंसर लिखना पड़ेगा। मरुस्थलीय पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये रात्रि में CO2 लेते हैं। पहली बात तो आंसर ही लिख लेंगे, मरुस्थलीय पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं। लिख लिया, रात्रि में CO2 लेते हैं। एकदम बढ़िया लिखेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल अपनी भाषा में लिखेंगे। मरुस्थलीय पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं तथा रात्रि में ही एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं। ये शब्द याद रख लेना बच्चा, कौन सा, मध्यवर्ती उत्पाद, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मध्यवर्ती उत्पाद बना लेते हैं। मरुस्थलीय पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं तथा रात्रि में ही एक मध्यवर्ती उत्पाद बना लेते हैं। रात्रि में एक मध्यवर्ती उत्पाद बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं, दिन में, फिर जब दिन निकलता है तो दिन में सूर्य के प्रकाश के द्वारा यह मध्यवर्ती उत्पाद को किसमें तो बना देंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बात समझ में आ गई। रात्रि में CO2 लेंगे, एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाएंगे और उस मध्यवर्ती उत्पाद को दिन में किस में तोड़ देंगे, कार्बोहाइड्रेट में, ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, एंजाइम किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, एंजाइम किसे कहते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है। कैसे लिखेंगे, यहां लिख दिया मैंने, एंजाइम लिख दिया। 2 शब्द पर स्टार्टिंग के याद रख लेना, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। जैव रासायनिक, बोलो इनको, जैव रासायनिक उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम किसे कहते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरकों को। 3 शब्द याद हो गए, जैव रासायनिक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसका कार्य लिखिए। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आंसर देखिए। पादप कोशिका में, कौन सी कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका में पाया जाने वाला पादप कोशिका में पाए जाने वाला हरे रंग का उत्तक पादप कोशिका में पाए जाने वाला हरे रंग का उत्तक क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। लिख देंगे इतनी डेफिनेशन, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। लिखो भाई कि पादप कोशिका में
पाए जाने वाला या पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। इसमें पर्णहरित पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? पर्णहरित। और पर्णहरित का एक और क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्या नाम है बच्चा? क्लोरोफिल। याद रख लो या लिख लो, क्लोरोफिल। इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जिस ऊतक में पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिस ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं और कि जिस ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। एक और लिख दें, जिस ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिंपल सी बात है। क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का दूसरा क्या नाम है? पर्णहरित नाम है। तो जिस ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है? कार्य भी लिख देंगे बच्चा। कार्य प्रकाश संश्लेषण करना। एक लाइन लिख दो, प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, इसका कार्य क्या हो जाएगा बच्चा? प्रकाश संश्लेषण करना। 1 + 1 2 नंबर आपके पक्के हो गए। पूछेंगे पादप कोशिका में पाए जाने वाला हरे रंग का ऊतक क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्यतः ये कार्य करता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, रंध्र किसे कहते हैं? ये कैसे खुलते हुए बंद होते हैं? रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। आंसर, रंध्र किसे कहते हैं? तो लिख दिया, रंध्र लिख दिया। क्या लिखेंगे? पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर लिख देंगे। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रंध्रों को, या छोटे छोटे लिख दो हो जाए, सूक्ष्म छिद्रों को, सूक्ष्म छिद्रों को, सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं बच्चा? रंध्र कहते हैं। रंध्र कहते हैं। ये बात आ गई होगी आपको समझ में कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे या सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। छिद्रों को रंध्र कहते हैं, लेकिन कहां पर पाए जाएं? पत्तियों की सतह पर अगर छिद्र पाए जाए ना तो उनको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। वैसे छिद्र और रंध्र एक ही बात है, लेकिन डेफिनेशन आप ऐसे ही लिखेंगे, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखिए, इसका क्या पूछ रहा है? रंध्र कैसे खुलते हुए बंद होते हैं? तो खुलते हुए बंद होते हैं, तो खुलने व बंद होने की क्रिया, खुलने व बंद होने की क्रिया, इसमें बता देता हूं। द्वार कोशिका का कार्य लिखो, यह है रंध्र को खोलना व बंद होना है, तो क्या लिखेंगे? इसमें लिख देता हूं, है ना। तो क्या आंसर आएगा भाई? अगला प्रश्न है कि द्वार कोशिकाओं का कार्य लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? इसमें आंसर खुलने व बंद होने की क्रिया में ये आंसर समझ लेना आप। दोनों प्रश्न लगभग एक ही हैं, तो क्या लिखेंगे? देखो, द्वार कोशिकाओं का कार्य, आंसर खुलने व बंद होने की क्रिया भी आप देख लेना। क्या लिखेंगे कि रंध्र जो होते हैं, रंध्र चारों ओर से दो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। दो द्वार कोशिकाओं द्वारा, दो कोशिकाओं लिखो इनको, है ना, थोड़ा लिखने में बढ़िया रहेगा। दो कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, रंध्र जो होते हैं चारों ओर से दो कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चा? जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। गार्ड सेल्स द्वार कोशिकाएं कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। यह बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि द्वार कोशिकाएं किसे कहते हैं? रंध्र चारों ओर से दो कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहते हैं। अब रंध्र कैसे खुलते हैं? क्या कार्य है? कार्य, जब नंबर 1 ऐसे लिखेंगे, जब इन द्वार कोशिकाओं में
जल प्रवेश करता है, जब इन द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है तो ये फूल जाती हैं, तो ये फूल जाती हैं और गैल का दिन भूल जाती हैं। तो ये फूल जाती हैं और जिससे रंध्र खुल जाते हैं, जिससे रंध्र खुल जाते हैं, फूल जाती हैं तो खुल जाते हैं, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है तो क्या है, द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। दूसरी बात क्या है, जब इन द्वार कोशिकाओं में, जब इन द्वार कोशिकाओं में से जल बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकल जाता है तो ये पिचक जाती हैं, निकल जाता है तो ये पिचक जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये आंसर आप लिख लेंगे, पिचक जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं, और रंध्र बंद हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे, जब द्वार कोशिकाओं में पानी प्रवेश करता है, जल प्रवेश करता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र, द्वार कोशिकाएं जब फूल जाती हैं ना तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब द्वार कोशिकाएं पिचक जाती हैं, उनसे पानी बाहर निकल जाए और पिचक जाती हैं तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इस प्रकार क्या होता है बच्चा, द्वार कोशिकाएं जो होती हैं रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। द्वार कोशिकाओं का क्या कार्य क्या है, रंध्रों को खोलना व बंद होना। अगला प्रश्न, ऐसे जीवों के नाम बताइए जो पौधों और जंतुओं को बिना मारे पोषण प्राप्त करती हैं। तो आंसर सिंपल सा 1 नंबर का प्रश्न बन जाए, वैसे आप लिख देंगे अमरबेल। अमरबेल ऐसा पादप है जो जंतुओं या पौधों को बिना मारे उसके ऊपर रह सकता है। जूं अपने सिरों में रहती है। दूसरी लीच, जोंक, लीच को जोंक भी कहते हैं, लीच या जोंक, लीच है ना, लीच या जोंक, ये क्या है, ऐसे जीव हैं जो पौधों और जंतुओं को बिना मारे क्या करते हैं भाई, बिना मारे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, परजीवी हैं। अमरबेल है, जू है, लीच है, जोंक है। इसके अलावा अपने पेट में भी रहता है फीताकर्मी। फीताकर्मी जो है ये भी बिना मारे पोषण प्राप्त करता रहता है, लंबे समय तक जीवन काल इनका चलता है। अब देखिए, अमीबा व पैरामीशियम में पोषण विधि समझाइए। अमीबा व पैरामीशियम में पोषण विधि समझाइए क्या है। तो अमीबा जो होता है, आंसर क्या लिख देंगे भाई, अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जंतु होता है। किस प्रकार का होता है, अमीबा एक कोशिकीय होता है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है, प्रोटोजोआ जंतु है। एक कोशिकीय जंतु लिख लो आप, प्रोटोजोआ याद नहीं रह पाएगा। एक कोशिकीय जंतु होता है। ठीक है, ठीक है। इसकी शरीर की जो सतह है, ये इसकी शरीर की सतह से, इसके शरीर की सतह से अनेक होते हैं अस्थाई, अनेक स्थाई नहीं होते, अस्थाई, अनेक अस्थाई, ध्यान रखना। इनकी शरीर की सतह से अनेक अस्थाई किसके समान, अंगुली सदर्श, अंगुली के समान। क्या लिखेंगे, अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है, इसके शरीर की सतह से अनेक अस्थाई अंगुली सदर्श संरचनाएं निकलती हैं। जिन्हें पादाब कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चा, पादाब, पादाब है, पादाब कहते हैं, पादाब कहते हैं, या फिर इन्हें कूटपाद कहते हैं। कूटपाद याद रख लो, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, संरचना निकलती है जिन्हें कूटपाद कहते हैं। कह दिया भैया, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, जब ये किस में रहता है, ये अलवणीय जल में रहता है, पानी में रहता है। और जब कोई भोजन, खाद्य कण, जब कोई खाद्य कण इनके पास आता है, यहां पर मान लो जी ये कोई खाद्य कण है, ये खाद्य कण इसके पास आता पानी में बहता हुआ, तो ये क्या कर देंगे भाई,
क्या करेंगे, देखो इसको समझा देते हैं। ये क्या करते हैं कि ये अमीबा जो होता है, जब कोई खाद्य कण आता है तो इसको कूटपाद जो होंगे इस खाद्य कण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये अमीबा ही है, देखो पैरापोडिया बन गया और खाद्य कण को क्या कर लिया, घेर लिया है। यहाँ खाद्य कण घेर लिया है, ठीक है। खाद्य कण को घेरने के बाद यह अंदर झिल्ली अंदर की तरफ फट जाएगी भैया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये देखो इसको बनाते हैं, अमीबा है और जैसे ही खाद्य कण अमीबा की आकार निश्चित नहीं होता है, आप कैसा भी आकार इसमें बना सकते हैं, पर ये न्यूक्लियस बनाना नहीं भूले, अंदर न्यूक्लियस है ये ठीक है। यहां पर क्या आ गया बच्चा, खाद्य कण आ गया था। यहां पर क्या आ गया, ये खाद्य कण है और इस अमीबा जो होता है इस खाद्य कण को घेर लेगा। घेरने के बाद क्या करेगा, अमीबा जो होगा वह क्या करेगा, इसको ये खाद्य धानी जो बनी है इसको अंदर ले लेगा, ठीक है। क्या ले लेगा, ये तो हो गया भाई न्यूक्लियस, और फिर ये जो खाद्य धानी बनाई है इसने, ये खाद्य धानी अंदर आ गई, ठीक है। इस खाद्य कण को इसने क्या कर लिया बच्चा, अंदर ले लिया। ये खाद्य कण है, इसको अंदर ले लिया। तो इस प्रकार खाद्य कण को अंदर ले लिया और खाद्य कण जो ये पादाप जो है ना, इसको घेर लिया इन्होंने, फिर पादाप जो है अंदर से फट गए और खाद्य कण जो है अंदर आ गया। इस प्रकार जो धानी बनी इसको अपन क्या कहते हैं, खाद्य धानी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य धानी बना लेंगे। खाद्य धानी में, इसी खाद्य धानी में पाचन होगा और फिर जो अपशिष्ट उत्पाद है जो बच गया है, थोड़ा बहुत उत्पाद, वो किसी झिल्ली के पास चला जाएगा, झिल्ली फट जाएगी और खाद्य जो अपशिष्ट पदार्थ वो बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार सिंपल सा अमीबा में पोषण होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, आपने क्या लिखा कि अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है, इसके शरीर की सतह से अनेक अस्थायी अंगुली सदृश संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें पादाप कहते हैं और पादाप या कूटपाद कहते हैं। जब कोई खाद्य कण शरीर की सतह के पास आता है, शरीर की सतह के पास आता है, जब कोई खाद्य कण शरीर की सतह के पास आता है तो ये कूटपाद जो होते हैं उसको घेर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं और घेरने के बाद अंदर की तरफ से क्या हो जाता है बच्चा, फट जाते हैं, जिससे अंदर क्या हो जाती है बच्चा, खाद्य धानी बन जाती है। अंदर क्या बन जाती है, खाद्य धानी बन जाती है। इस खाद्य धानी में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, खाद्य कण का पाचन होता है और अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वह इस सतह के द्वारा, इस सतह के फटने से शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ गए बात को। इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। अब देखो पैरामीशियम में क्या होता है, आप क्या लिखेंगे, पैरामीशियम में पोषण। तो कैसे लिखेंगे भैया, एग्जाम में आगा, कोई ज्यादा नहीं है आपकी किताब में। पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है, तो देख लीजिए पहले पैरामीशियम कैसे होता है, देखना जरूरी है ना। पैरामीशियम जो होता है उसको स्लीपर एनिमलकुलेट भी कहते हैं। स्लीपर एनिमलकुलेट क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि इसकी आकृति जो होती है ना, इसका आकार जो होता है वो किसके जैसे होता है भैया, किसके जैसा होता है, इसका आकार जो होता है चप्पल के समान होता है। किसके समान होता है, चप्पल के समान होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमलकुलेट क्या कहते हैं। इसको दोबारा बना देता हूं भी, ठीक है। पैरामीशियम जो होता है इसका आकार जो होता है वो चप्पल के समान होता है। किसके समान होता है बच्चा, चप्पल के समान होता है, इसलिए पैरामीशियम जो होगा उसको अपन क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमलकुलेट। क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमलकुलेट भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, इसकी शरीर की सतह पर अनेक रेशे, धागे सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इन धागे सदृश संरचनाओं को क्या कहते हैं बच्चा, पक्षमाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षमाभ, ठीक है, पक्षमाभ कहते हैं। और इसमें ये बड़ा केंद्रक पाया जाता है, एक छोटा केंद्रक पाया जाता है, डबल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो देखिए यहां पर यह है, इनमें पोषण किस प्रकार से होता है, इनमें पोषण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, विशिष्ट स्थान से होता है। और विशिष्ट स्थान पर यहां पर भी कुछ पक्षमाभी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये पानी को अंदर ले लेती हैं। इनकी पक्षमाभी कोशिकाएं गति करती हैं। पक्षमाभी कोशिकाएं क्या करती हैं बच्चा, गति करती हैं ऐसे। तो पानी जो होता है ना अंदर आता रहता है, और पानी अंदर आएगा तो पानी के अंदर आने के बाद क्या होगा भाई, इसमें जो खाद्य कण होंगे वो अंदर चले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पैरामीशियम में पोषण के लिए ये लिखेंगे भाई, पैरामीशियम में पोषण। देखो आंसर में
आंसर पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम आपके पास शॉर्ट्स है, एकदम छोटा आंसर है, मतलब ज़्यादा डिटेल से नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण एक विशिष्ट स्थल से होता है, एक विशिष्ट स्थल से होता है। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? इस विशिष्ट स्थल की, इस विशिष्ट स्थल में पक्षमाभों की गति के कारण, पक्षमाभ है ना इनकी, पक्षमाभों की गति के कारण, पक्षमाभों की गति के कारण पानी अंदर, जल अंदर प्रवेश कर जाता है, जल अंदर प्रवेश कर जाता है, जल अंदर प्रवेश कर जाता है, और इसके साथ साथ खाद्य कण भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके साथ खाद्य पदार्थ, जो पैरामीशियम के खाद्य पदार्थ है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इसके साथ खाद्य पदार्थ भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार पैरामीशियम जो होता है वह पोषण प्राप्त करता है। इतनी सी लाइन आपको लिखनी है। नेक्स्ट देखिए कि अमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, अमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? आंसर लिखेंगे बच्चा, जठर ग्रंथियां। क्या भाई? जठर ग्रंथियां। अमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। 1 नंबर का प्रश्न पक्का। अगला प्रश्न, पितरस के कार्य लिखिए। अरे भैया, पितरस के कार्य क्या है? एक बढ़िया सा कार्य लिख देंगे। 1 नंबर आंसर पितरस के कार्य में क्या लिखेंगे? नंबर 1, यह वसा का पायशीकरण करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पितरस यह वसा का पायशीकरण लिख देंगे ना। 1 नंबर। 2 पितरस के कार्य 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है। यह वसा का पायशीकरण या इमल्सीकरण, इमल्सीकरण, पायसीकरण या इमल्सीकरण करता है। यह वसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। नंबर 2, यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को किस प्रकार का माध्यम प्रदान करता है? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। 2 आंसर लिख देना। प्रदान, प्रधान नहीं आएगा, प्रदान करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ये ध्यान में रखेंगे भाई। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करते जाओ भाई। ठीक है, यह वसा का पायशीकरण या इमल्सीकरण करता है। भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। 2 बढ़िया प्रश्न। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहे भाई इमल्सीकरण करता है, तो क्या लिखेंगे? इमल्सीकरण किसे कहते हैं? पूछ ले, इमल्सीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इमल्सीकरण बच्चा तेल या वसा का पाचन की क्रिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आंसर देखो, इसको बढ़िया आंसर आप लिखेंगे इमल्सीकरण का। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आंसर लिख देते हैं। आंसर किसका लिखेंगे? इमल्सीकरण का। लिख दिया भाई मैं। इमल्सीकरण किसे कहेंगे? तो इमल्सीकरण क्या है? पितरस द्वारा, पितरस या मुख्यतः पित्त लवण लिख दें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पितरस में जो पित्त लवण पाए जाते हैं ना, यह इमल्सीकरण करते हैं। तो पितरस या पित्त लवणों के द्वारा, पित्त लवणों के द्वारा वसा, वसा कौन सी? तेल या घी। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को या वसा के बड़े बड़े कणों को, बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं, बस ये लिख देना। बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं या मिसेल, मिसेल जैसे साबुन मिसेल बनाता ना, वैसे ही मिसेल में तोड़ना, में तोड़ना, में तोड़ने की क्रिया,
तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? इमल्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? इमल्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? इमल्सीकरण कहलाती है। किसे कहेंगे इमल्सीकरण? इमल्सीकरण किसे कहेंगे? आप क्या कहेंगे भाई? वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, इसको देखो। आप अगर आंसर याद नहीं हो रहा ना, तो थोड़ा सा और बढ़िया बता देते हैं। आप क्या कहेंगे? इधर लिख दो भाई, 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो यहां लिख दो वसा की बड़ी गोलिकाएं, बड़ी बड़ी गोलिकाएं लिख देंगे। वसा की बड़ी बड़ी गोलियां, वसा की बड़ी बड़ी गोलियां, वसा की बड़ी बड़ी गोलियां, ठीक है। फिर यहां नीचे की तीर का निशान लगा दो, यहां लिख दो पित्त लवण, लिख देंगे क्या? बिल्कुल लिख दिया। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं लिख दिया, यहां पित्त लवण लिख दिया, यहां वसा की छोटी छोटी गोलिकाएं लिख दो, वसा की छोटी छोटी गोलिकाएं लिख दिया, ठीक है। या फिर कोष्टक में मिसेल और लिख दो, मिसेल, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हो। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं लिख दिया, तीर का निशान लगा दिया, इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, यहां पर पित्त लवण लिख दिया, वसा की छोटी छोटी गोलिकाएं लिख दिया, और या कोष्टक में मिसेल लिख दिया। इतना तो लिख ही सकते हैं। इतना लिख सकते हैं ना, तो इमल्सीकरण के आपके 2 नंबर पक्के हो गए भाई, 2 नंबर आ गए। समझ गए बात को? तो लिखना जरूरी है। आप अच्छा लिखो, अच्छा दिखो, ठीक है। नंबर जरूर अच्छे आएंगे। क्लास को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करना न भूलें, बेल आइकन को भी दबाते रहें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? इसके कार्य लिखिए। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो भैया ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। एक पार्ट तो यह था आपके आंसर का। तो पहला काम हो गया है। किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। इसका कार्य लिखिए। कार्य क्या है? यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है, लिखेंगे जरूर। अच्छा, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? पहला आपका आंसर हो गया अग्नाशय के द्वारा। दूसरा क्या लिखेंगे? कार्य। कार्य लिखना जरूरी है। कार्य ये भी 1 नंबर का है। 1 + 1 = 2 नंबर आपके पक्के। ट्रिप्सिन एंजाइम किसे कहते हैं? किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका कार्य लिखिए। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और यह प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट, इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाला एंजाइम जो है, आंसर है अग्नाशयी लाइपेज। क्या है बच्चा? अग्नाशय में जो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, अग्नाशयी लाइपेज, वह इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है, ठीक है। पाचन करने वाले एंजाइम का नाम लिखिए अग्नाशयी लाइपेज, ठीक है। यह क्या करता है? जो इमल्सीकृत वसा है उसको किसमें बदलेगा? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। समझ गए बात को? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। किसको? इमल्सीकृत वसा को। इमल्सीकृत वसा को या पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम? अग्नाशयी लाइपेज। कौन सा एंजाइम बच्चा? अग्नाशयी लाइपेज। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, आंत्र रस के कार्य लिखिए। तो आप सिंपल सा आंत्र रस के कार्य लिखेंगे। आंसर आंत्र रस के कार्य लिख दिया, अंडरलाइन कर देंगे। आप क्या लिखेंगे? क्या खाते हो? ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन। दूसरा क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन वसा लिख दिया मैंने दूसरे नंबर पे, और कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इनका सभी का पूर्ण पाचन क्या लिखेंगे? पूर्ण पाचन करना। पूर्ण पाचन करना। पूर्ण पाचन करना किसका? प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करना किसका कार्य है? आंतरिक रस का कार्य है। क्या काम करता है वो? प्रोटीन को, देखो यहां लिख देता हूं मैं, पहले आप देख लेना। ये जो आंतर रस क्या करता है? प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? किसमें बदलता है पाचन करके? एमिनो अम्लों में बदलता है। किसमें बदलता है? एमिनो अम्लों में। वसा को किसमें बदलता है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। अब तीसरा कौन सा बचा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह पूर्ण पाचन के बाद किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ध्यान में रखना।
प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है पूर्ण पाचन होता है तो क्या बनता है, एमिनो अम्लों में बदलता है। वसा जो होती है उसका पूर्ण पाचन हो जाता है तो किस में बदलता है, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर पूर्ण पाचन हो जाता है वह किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। तो बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, याद रखें इन प्रश्नों को। और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है भाई, देखते जाओ इन प्रश्नों को, याद करते जाओ कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। दीर्घरोम किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं। देखिए दीर्घरोम किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं, आंसर आप लिखेंगे। दीर्घरोम आंसर आंत्र की आंतरिक सतह पर, आंत्र की आंतरिक सतह पर, आंतरिक सतह किसकी, आंत्र की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले अंगुली सदृश, अंगुली के समान, अंगुली सदृश संरचनाएं, अंगुली सदृश संरचनाएं क्या कहलाती हैं, संरचनाएं दीर्घरोम कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चा, दीर्घरोम कहलाती हैं। सिंपल सी बात है, आंत्र की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाली अंगुली सदृश से जो संरचनाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। 1+1 2 काम हैं इसके, 2 नंबर का प्रश्न है। तो काम क्या है, काम क्या करता है, नंबर 1 कार्य, कार्य लिखेंगे, कार्य नंबर 1 मतलब दीर्घरोम की परिभाषा क्या हो जाएगी, आंत्र की आंतरिक सतह पर, आंत्र की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले अंगुली सदृश, अंगुली सदृश उभार पाए जाते हैं। ये आंत्र की आंतरिक सतह है, ये मान लो आंतरिक सतह है, ये बाहरी सतह है, तो इसकी आंतरिक सतह पर अंगुली सदृश उभार पाए जाते हैं। ये अंगुली सदृश उभार पाए जाते हैं, ठीक है। ये आंत्र हो गए, यहाँ भोजन आता है, पाचन होता है, तो ये अंगुली सदृश उभार होते हैं ना, इनको अपन क्या कहते हैं भाई, दीर्घरोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये है आंत्र की पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। पहले लिख लो, पचित भोजन का अवशोषण, जो भोजन पच गया, पचित भोजन का अवशोषण करना, पचित भोजन का अवशोषण करना, पचित भोजन का अवशोषण करना। आंत्र की अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। नंबर 3 वृद्धांत्र से जल का अवशोषण करना, वृद्धांत्र से अतिरिक्त जल, जो एक्स्ट्रा जल है, अतिरिक्त जल का अवशोषण भी दीर्घरोम के द्वारा होता है, अतिरिक्त जल का अवशोषण करना। इस प्रकार से ये कार्य आप लिख लेंगे, अवशोषण करना, आपके सिलेबस में इतना ही है। पचित भोजन का अवशोषण करना, अवशोषण सतह का, आंत्र की अवशोषण सतह जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ाना, और वृद्धांत्र में अतिरिक्त जल का अवशोषण करना, वृद्धांत्र में अतिरिक्त जल का अवशोषण करना। ये किसके कार्य हैं, दीर्घरोम के कार्य हैं। किसके कार्य हैं बच्चा, दीर्घरोम के कार्य हैं, ठीक है। दीर्घरोम किसे कहते हैं, आंत्र की आंतरिक सतह पर अंगुली सदृश से अनेक उभार पाए जाते हैं, अंगुली के समान डिजिट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। काम क्या है, पचित भोजन का अवशोषण करना, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, वृद्धांत्र में अतिरिक्त जल का अवशोषण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहिक्षेपण से क्या, आप क्या समझते हैं, बहिक्षेपण क्या होता है, बहिक्षेपण क्या होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। बहिक्षेपण 1 नंबर का प्रश्न बनता है। आंसर क्या लिखेंगे, बहिक्षेपण, आंसर बहिक्षेपण शब्द ही ऐसा है, जानते सब हैं। बहिक्षेपण किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, अपचित भोजन को, अपचित भोजन या जिसको कहते हैं मल, अपचित भोजन या मल को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आ गई कि अपचित भोजन जो होता है या मल को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। समझ गए बात को। अब बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, क्षुद्रांत्र में पाचन को समझाइए। यह 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं या फिर 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक आरेख के द्वारा बता दूंगा, आप उस आरेख को बना देना, ठीक है। उससे क्या है, आपके नंबर आ जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन,
ठीक है, तो क्या देखिए आंसर अपन करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। क्षुद्रांत्र में पाचन को समझाइए, तो आंसर लिखेंगे, आंसर बढ़िया आंसर आपको देना है भाई, आंसर क्षुद्रांत्र में पाचन, ये लिख देंगे क्षुद्रांत्र में पाचन, इतनी सी बात लिख दी। ठीक है, अब देखो क्षुद्रांत्र, यहां आपको क्या लिखना है, यहां आपको लिखना है क्षुद्रांत्र। ठीक है, क्षुद्रांत्र, ठीक है, यहां पर आपको 2 लाइन बनानी है, बना दी क्षुद्रांत्र की इस प्रकार से, बाहर से आकर मिलने वाले रस, बाहर से मिलने वाले रस और आंत्र की दीवार से स्रावित रस, आंत्र की दीवार, क्षुद्रांत्र जो है ना उसकी दीवार से स्रावित रस। ठीक है, ठीक, अब यहां से 2 रस आप बताएंगे, यहां पर इसको कोष्टक में बंद कर दो, इसको कोष्टक में क्या उसमें बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर दो, इसको कर दिया भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको करना है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं भैया। ठीक है, अब करना क्या है, आपको यहां पर और एक और लाइन खींचनी है, उसमें भी 2 और करने हैं इधर तो लिख देंगे पितरस, पितरस, और इधर लिख देंगे अग्नाशय रस। ये बाहर से आंत्र में आकर के मिलते हैं क्षुद्रांत्र में, अग्नाशयी रस। ठीक है, पितरस व अग्नाशयी रस। ठीक है, पितरस जो होता है इसका निर्माण यहां पर लिख देंगे, निर्माण किसमें भाई, यकृत में, और संग्रह, संग्रह जो होता है इसका किसमें होता है, पित्ताशय में, इतना लिख देंगे, निर्माण यकृत में और संग्रह पित्ताशय में, अग्नाशय रस। ठीक है, यहां इतना लिखने के बाद इसके कार्य क्या लिखेंगे, कार्य लिख दो यहां पर, कार्य में नंबर 1 वसा का पाशीकरण, वसा का क्या करता है भाई, पाशीकरण करता है पितरस, बात समझ में आ गई। और भोजन को अम्ल क्षारीय माध्यम प्रदान करना, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, अग्नाशय रस में आप 2 ही चीज लिखेंगे, 2 एंजाइम बता देंगे यहां पर, ये तो ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम लिख देंगे। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम लिख देंगे, ये काम क्या करता है, यहां लिख देंगे सिंपल सी लाइन, प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करता है, समझ गए, ट्रिप्सिन एंजाइम। लाइपेज, अग्नाशयी लाइपेज, लाइपेज पाशीकृत वसा का पाचन करता है, पाशीकृत वसा का पाचन करता है, इतना ही लिखना है इसमें, है ना, पाचन करता है। ठीक है, यहां पर आंत्र की दीवार में क्या लिखेंगे, आंत्र की दीवार जो है उससे स्रावित रस, कौन सा स्रावित होता है, आंत्रीय रस, आंत्रीय रस स्रावित होता है, या आंत्र रस भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे, 2-3 बातें लिखेंगे कि यहां पर वही बात, प्रोटीन जो है उसको एमिनो अम्ल में बदलता है, एमिनो अम्ल, प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट जो गेहूं बाजरा है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देगा। और वसा जो है उसको वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा। ठीक है, ग्लिसरॉल में बदल देगा। तो ये आंत्र क्षुद्रांत्र की में पाचन का एकदम बढ़िया आंसर है। आपके हम पूरे नंबर आएंगे, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 1 नंबर का हो, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। भोजन का पूर्ण पाचन करता है आंत्रीय रस। ठीक है, तो ये बात आप लिख देंगे, बाहर से मिलने वाले रस पितरस, अग्नाशय रस और आंत्रीय रस। पितरस क्या करेगा, निर्माण यकृत में होता है, संग्रह पित्ताशय में होता है, वसा का पाशीकरण करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अग्नाशय रस जो होता है इसमें मुख्यतः ट्रिप्सिन व लाइपेज, बहुत सारे एंजाइम हैं लेकिन अपन आपको यही बताएंगे। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम पाशीकृत वसा का पाचन करता है। आंतरिक रस जो होता है वह भोजन जो बचा खुचा सारा मटेरियल है उसका पूरा पाचन कर देता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार आप लोग ये कर सकते हैं कि क्षुद्रांत्र में पाचन आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट है अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, इसके कार्य लिखिए। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, इसके कार्य आप लोगों को लिखने हैं। देखिए क्या काम है किसमें भाई, अमाशय में। तो आंसर लिखेंगे अमाशय में स्रावित होने वाला अम्ल, आंसर आपको पता है HCl या
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है भाई? अमाशय से। किससे स्रावित होता है? अमाशय से। अब अगला काम क्या करता है? देखो अमाशय जो होता है पहला काम अम्ल है, तो ये है कार्य, लिख दो यहां पर। देखिए कार्य लिख देते हैं, ये लो कार्य यहां लिख दे। कार्य थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको भाई, कार्य लिख दो। कार्य क्या काम करता है? पहला काम अम्ल जो है वह पहला काम करता है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। भोजन को पेट में है ना, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, अम्लीय माध्यम प्रदान करना। भोजन जो होता है उसमें उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और जब भी किसी भी भोजन में अपन अम्ल डालते हैं ना, तो वह क्या हो जाता है? खट्टापन डालते हैं तो वो खराब नहीं होता जल्दी। तो यह भी क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाएगा। दूसरा काम यह है, भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है। तीसरी बात, एंजाइम जो होते हैं अमाशय के, उनको सक्रिय करता है। एंजाइमों को सक्रिय करता है। बात समझ में आ गई? एंजाइम को क्या करता है बच्चा? सक्रिय करता है। एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय करता है। और कठोर कणों को तोड़ता है। भोजन में जो कठोर कण है, आप चने वगैरह खा रहे हो, हड्डियां वगैरह खा रहे हो, तो कठोर कण जो होता है ना, कठोर कणों को तोड़ता है या मुलायम बनाता है। तोड़ता है या गलाता है? गलाता है ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, ग्लूकोज के अपघटन के 3 प्रमुख पथों का वर्णन कीजिए। ग्लूकोज के अपघटन के 3 प्रमुख पथ कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे ग्लूकोज के अपघटन के 3 प्रमुख पथों का, ये 3 नंबर का प्रश्न 1+1+1। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? जो आरेखीय निरूपण में बताऊं वो आप बता देना। यहां तो लिख दो ग्लूकोज। ग्लूकोज लिख दिया, ग्लूकोज लिख दिया आपने, और ग्लूकोज लिख करके इसको बंद कर दो कोष्टक में, इसको चारों तरफ से बंद कर दिया। ग्लूकोज के बाद आपने इसको किस में बदल दो? पायरुविक अम्ल, पायरुवेट, पायरुवेट लिख दो। पायरुवेट याद रह जाएगा, पायरुवेट। ठीक है, लिख दिया भाई। पायरुवेट को भी बंद कर दो आप लोग में। ठीक है। अब पायरुवेट ग्लूकोज जो होता है, इसके 3 प्रमुख पथ आपको बताना है। तो 3 प्रमुख पथ कौन कौन से बताएंगे आप? देखिए पहला पथ, पहला पद तो क्या होगा भाई? अपन श्वास लेते हैं ना, तो अपने में क्या होता है? ये पायरुवेट किस में बदल जाता है? पायरुवेट। पायरुवेट किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अपन श्वास लेते हैं ना, वायु की उपस्थिति में अपन लिख देंगे O2 की उपस्थिति में। पहला पथ होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, पानी बनाता है और ऊर्जा अपने को देता है। सिंपल सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा में ये टूट जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरी बात क्या है? अपनी जो पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट। ठीक है, अपनी बात कर लें। अपन जब थक जाते हैं, अपने खूब काम ज्यादा करते हैं तो थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि अपने शरीर में एक अम्ल बनता है। क्या नाम है? लैक्टिक अम्ल। कब बनता है? O2 के अभाव में। कमी हो जाए, एक तो O2 अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन O2 का अभाव हो जाए, O2 का अभाव हो जाए तो पेशियों में, O2 का अभाव लिख दो ऊपर नीचे, पेशियों में लिख दो, क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बच्चा? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो बन जाएगा, इससे अपने को किसका अनुभव होगा? थकान का अनुभव होता है। यहां पर लिख दो भाई, थकान का अनुभव होता है। ठीक है। और पेशियां जो में क्रैम्प आने का कारण लैक्टिक अम्ल है। पायरुवेट, O2 का अभाव पेशियों में, O2 का अभाव लिख दो। एक तो O2 की उपस्थिति में O2 का अभाव होता है, तब क्या होता है? पायरुवेट का। और तीसरा O2 की अनुपस्थिति। तीसरा क्या होता है? कौन सी स्थिति में? पायरुवेट जो होता है वह है ऑक्सीजन उसको मिले ही नहीं। O2 की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का टूटना आपको बताना है, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट का टूटना आपको बताना है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपको बताना है। उपस्थिति, अनुपस्थिति और अभाव। अनुपस्थिति में क्या बनता है भाई? एल्कोहल बनता है। कौन सा? एथिल एल्कोहल, C2H5OH। क्या बनेगा? C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ठीक है, C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, ये क्या बनेगा भाई?
पाइरुवेट के विखंडन होगा तब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल का निर्माण होता है यीस्ट में। किस में होता है? यीस्ट में होता है। इस प्रकार आप 1+1+1 ये आंसर लिख सकते हैं। मतलब ये जो क्रिया होती है ना, सबसे पहले ये सभी जीवों में एक समान होती है और यह कोशिका द्रव्य में होती है। किस में होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में ये क्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब क्या है? यह भी O2 की अनुपस्थिति में होती है। O2 की अनुपस्थिति में होती है। इसके बाद क्या है? पाइरुवेट जो बन जाता है वो पाइरुवेट 3 प्रकार से टूटता है। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ये पाइरुवेट किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा में। और जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो ये किस में टूटेगा? लैक्टिक अम्ल में। और जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा तो उस स्थिति में, जैसे यीस्ट जो होता है ना, और जो एल्कोहल अपन बनाते हैं, शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों में यीस्ट डाला जाता है, उसमें एकोशिकीय जीव है, यह है यीस्ट। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या करता है? पाइरुवेट को किस में तोड़ देता है? एथिल एल्कोहल या शराब में तोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार ये 3 प्रमुख पथ हैं किसके? ग्लूकोज के अपघटन के 3 प्रमुख पथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न देखिए भाई, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो आंसर क्या बताएंगे भाई? आंसर लिखेंगे एटीपी। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, 1 नंबर का पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एटीपी का पूरा नाम लिखिए। आंसर, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका पूरा नाम है? एटीपी। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका पूरा नाम है? एटीपी का। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए, एटीपी से जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आंसर बताएंगे, एटीपी जो होता है, एटी और 3 फॉस्फेट के समूह इसमें पाए जाते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अंतस्थ फॉस्फेट मतलब ये तीसरा फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो ये एक फॉस्फेट टूट जाएगा और यहां यह किस में बदल जाएगा? एटीपी में बदल जाएगा। और उस कंडीशन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह 30.5 किलो जूल ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है? 30.5 किलो जूल ऊर्जा प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। समझ गए? एटीपी से जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो कितनी ऊर्जा मोचित होती है? इस ऊर्जा का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? मुख्य उपयोग है तंत्रिका आवेग के संचरण में। तंत्रिका आवेग के संचरण में। ठीक है, दूसरा तंत्रिका आवेग का संचरण होगा और दूसरा किसमें होता है भाई? पेशियों के संकुचन में। पेशियों के संकुचन में इसका उपयोग होता है। ये 2 और उपयोग लिख देंगे, आपका आंसर पक्का। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है भाई? हमारे शरीर में O2 व CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है? तो O2 का परिवहन होता है भाई, आंसर एक एक लाइन का लिखेंगे। O2 का परिवहन, O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? O2 का परिवहन होता है जिसको कहते हैं रक्त या आरबीसी के द्वारा। ठीक है, दूसरा CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? CO2 का परिवहन जो होता है मुख्यतः प्लेज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्लेज्मा किसे कहते हैं या प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा या प्लेज्मा किसे कहते हैं? कार्य लिखिए। तो आपके आंसर क्या लिखेंगे? प्लाज्मा का कार्य, आंसर प्लाज्मा, रक्त, यहां लिख देंगे प्लेज्मा। आंसर क्या लिखेंगे? रक्त का तरल भाग। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। लिख लीजिए इसको, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है बच्चा? प्लाज्मा कहलाता है। कार्य क्या करता है? यह है कार्य नंबर 1, CO2 का परिवहन। ठीक है, नंबर 2 पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक व उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा पदार्थों का परिवहन। अब देखिए, 1 नंबर का बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लेते हैं, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो बहुत बढ़िया आंसर आपको लिखना है, दोहरा परिसंचरण। आंसर यहां लिख देंगे दोहरा परिसंचरण।
दोहरा परिसंचरण किसे कहेंगे भाई? एक हृदय चक्र में रुधिर का हृदय से 2 बार गुजरना। एक लाइन लिखेंगे, देखो, एक हृदय चक्र में, ये शब्द तो आपको लिखना है। एक हृदय लिख दो, हृदय एक हृदय चक्र में रुधिर का एक हृदय चक्र में रुधिर का हृदय से 2 बार गुजरना क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। एक हृदय चक्र में रुधिर का हृदय से 2 बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एकल परिसंचरण किसे कहते हैं? इसमें लिखेंगे, एक हृदय चक्र में रुधिर का हृदय से 1 बार गुजरना। जहां 2 बार लिख रखा था वो 1 बार लिख देना। और एकल परिसंचरण जो किसमें पाया जाता है, ये पूछ रहे हैं, तो मछलियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चा? मछलियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 से हैं। और जो पर्सन और महत्वपूर्ण बच गए हैं, लेकिन उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।